आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज हम प्यारे बच्चों क्लास 10 के विज्ञान के महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो कि पेपर में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा ऑब्जेक्टिव है कि उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा बनता है, यानी उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कहाँ पर बनता है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ध्रुव और फोकस के बीच। क्या हो जाएगा? ध्रुव और फोकस के बीच हमारा ये सही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा उत्तल दर्पण होता है प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण जो होता है इसकी दो कंडीशन होती है ना। इसकी कितनी कंडीशन होती है? दो कंडीशन होती है। प्रतिबिंब बनने की दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि जब वस्तु कहाँ पर हो, जब वस्तु हमारी कहाँ पे हो, अनंत पे हो। और दूसरा कंडीशन ये होता है कि जब वस्तु अनंत और दर्पण के बीच कहीं पर भी हो ना, दर्पण के पोल माने ध्रुव से कहीं पर भी हो। इन दोनों ये दो कंडीशन होती है। अनंत पे वस्तु कहाँ बनती है? पता है, मैंने बताया है कि फोकस पर बनती है। जब भी वस्तु कहाँ होगी उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। और अनंत और दर्पण के अगर बीच है तब कहाँ बनता है? ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। ध्रुव और फोकस के क्या बनता है? बीच बनता है ना। तो प्रश्न हमारा यही था कि उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है? या तो फोकस पे बनेगा या ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। एक बात आप और याद रखिएगा कि जो उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब होता है हमेशा कैसा होता है? हमेशा हमेशा आपका आभासी होता है। क्या होता है? आभासी होता है। साथ में वस्तु से क्या होता है? छोटा होता है। और छोटा होने के साथ साथ क्या होता है? सीधा होता है। ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी, छोटा और सीधा होता है। और साथ में उत्तल दर्पण की अगर आपसे फोकस दूरी पूछे तो कैसी होती है? धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक होती है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला कि किरणें प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर कब मुड़ती हैं? अभिलंब से दूर कब मुड़ती हैं? देखिए, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से, प्यारे बच्चों क्या, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तब क्या होती है कि अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या होता है? अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से क्या होता है? दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर चली जाती है। ठीक है ना। और इसी का उल्टा होता है ना, कि जब प्रकाश किरण क्या होता है कि विरल से सघन में आता है, इसका उल्टा क्या होता है? जब प्रकाश किरण विरल से कहाँ जाता है? सघन में जाता है, तो अभिलंब की ओर क्या होता है? झुक जाता है ना। तो कह रहा है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर कब मुड़ती है? तो अभिलंब से दूर कब मुड़ेगी? जब प्रकाश कहाँ से जाएगी? सघन से विरल में जाएगी। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश किरण जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है ना। और अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तब क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या हो जाती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा ना। यानी हमारे पास एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस जो हमारा है, उत्तल लेंस ऐसे बना लेते हैं हम लोग। एक हमारा क्या है? उत्तल लेंस। ठीक है ना। ये हमारा उत्तल लेंस हो गया। एक हमारा क्या है? ये उत्तल लेंस हो गया ना। इसकी जो फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। तो 30 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो आपको पता है कि अगर 15 दूना हम 30 कर देंगे, 15 दूना क्या कर देंगे? 30 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2f। क्या इसका हो जाएगा? 2f, क्योंकि फोकस का दुगना क्या होता है? 2f होता है। और अगर इस पे हम वस्तु रख दें, ऑब्जेक्ट रख दें, तो इसका जो इमेज बनेगा प्यारे बच्चों, इधर जाके वो कहाँ बनेगा? 2f पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा? 2f पर ही जाके वहां पे बनेगा। ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो जब इस तरह होता है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा और लेंस के कहाँ बनेगा? दूसरी ओर बनेगा, वास्तविक बनेगा तथा क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। यानी हमारा कौन सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए
अगला है कि प्रिज्म से निकलने वाली श्वेत प्रकाश की किरण, प्रिज्म से निकलने वाली श्वेत प्रकाश की किरण में सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? जब प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश निकाला जाता है प्यारे बच्चों, तो आपको पता है कि ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने कलर में विभक्त होता है? 7 कलर में विभक्त हो जाता है ना। तो जो सबसे अधिक विचलन जो होता है वो किसमें होता है? सबसे नीचे कौन होता है आपका? बैगनी होता है। कौन होता है? बैगनी होता है। और सबसे ऊपर क्या आपका होता है? लाल होता है ना। तो बैगनी में जो होता है सबसे ज्यादा देखो विचलन हुआ है। तो बैगनी में क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे अधिक विचलन। सबसे अधिक विचलन किसमें होता है? आपके बैगनी में होता है। सबसे अधिक विचलन जो है किसमें होता है? आपके बैगनी में होता है। तो सही उत्तर क्या हमारा हो जाएगा? ऑप्शन डी, बैगनी। ठीक है ना, ऑप्शन डी क्या हमारा सही उत्तर हो जाएगा? बैगनी। और अगर लाल की बात करें तो लाल में प्यारे बच्चों क्या होता है? लाल में सबसे कम विचलन होता है। क्या होता है? सबसे कम विचलन किसमें होता है प्यारे बच्चों? लाल रंग में होता है। और सबसे ज्यादा किसमें होता है? आपके बैगनी में ना। चलिए अगला है कि एम्पियर सेकेंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? एम्पियर सेकेंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? ठीक है ना। देखिए पहले हम बात करें विद्युत ऊर्जा की। देखिए विद्युत ऊर्जा क्या होती है? विद्युत ऊर्जा मतलब P बराबर आपका होता है W/T। P बराबर क्या होता है आपका? W/T होता है। और इसका प्यारे बच्चों जो मात्रक होता है, इसका जो मात्रक होता है, यूनिट जो इसकी होती है, क्या होती है? इसकी होती है जूल बटे सेकेंड। जूल बटे सेकेंड, या इसी को प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। ठीक है ना। विद्युत वाहक बल की बात करें तो इसका फार्मूला होता है B बराबर W/Q। क्या इसका फार्मूला होता है? B बराबर W/Q। और इसका मात्रक क्या होता है? जूल बटे कुलाम। जूल बटे कुलाम, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से? इसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। ठीक है ना। विद्युत धारा का क्या मात्रक होता है? आपको पता है इसका फार्मूला क्या होता है? I बराबर Q/T ना। आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? धारा बोलते हैं। और इसका मात्रक अगर देखेंगे तो इसका मात्रक होता है आपका, धारा का मात्रक क्या होता है आपका? एम्पियर होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? एम्पियर होता है ना। तो आपसे पूछ रहा है एम्पियर इंटू सेकंड किसका मात्रक होता है? अगर इसी फार्मूले को हम लोग ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, इसी फार्मूले को अगर ध्यान से हम लोग देखेंगे तो अगर हम यहाँ पे Q का मान निकालेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू टी हो जाएगा। Q बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू टी हो जाएगा। इसका मतलब I का मतलब क्या हो गया? एम्पियर हो गया। और T का मतलब समय, समय का मात्रक क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड हो जाएगा ना। यानी जो आपका आवेश होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है? एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। तो सही उत्तर क्या आपका हो जाएगा? सी, आवेश का मात्रक हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड। देखिए आवेश के दो मात्रक याद रखिएगा। आवेश के प्यारे बच्चों दो मात्रक याद रखिएगा। पहला मात्रक आवेश का याद रखिएगा आप लोग। पहला मात्रक किसका होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है। और दूसरा मात्रक याद रखिएगा क्या होता है? एम्पियर इंटू सेकेंड। क्या होता है प्यारे बच्चों? एम्पियर इंटू सेकेंड। ये आप याद रखिएगा। आवेश कौन सी राशि होती है? तो आवेश जो कौन सी राशि होती है आपकी, याद रखिएगा, आवेश आपकी अदिश राशि होती है। अदिश राशि होती है। ठीक है ना। अदिश राशि होती है। और इसके अलावा आपका इसको फार्मूला याद रख लो। एक होता है Q बराबर NE, एक फार्मूला ये होता है आवेश के लिए। और एक क्या होता है? Q बराबर IT, धारा गुणे समय। ठीक है ना। ये दोनों फार्मूले आप याद रखिएगा। दोनों फार्मूले बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए अगला है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। यानी आपका ऑप्शन कौन सही है? बी ऑप्शन आपका सही है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है क्या होता है? न्यूटन बटे एम्पियर मीटर होता है। अगला है कि मीथेन का सही संरचनात्मक सूत्र कौन सा है? तो चलो मीथेन का हम सूत्र बना देते हैं। मीथेन का फार्मूला क्या होता है आपका? CH4 होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसे हम बोलते हैं मीथेन। ठीक है ना। तो मीथेन का जो फार्मूला होता है, कार्बन की बैलेंसी होती है 4। ठीक है ना। ये हमने कार्बन की बैलेंसी 4 बना दी, बांड 4 बना दिए, और यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिए। ठीक है ना। तो जो ऑप्शन में आपको इस तरह नजर आएगा तो वही मीथेन का क्या हो जाएगा? संरचनात्मक सूत्र हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ ले मेथिल एल्कोहल का संरचनात्मक सूत्र बताओ, मेथिल एल्कोहल का
संरचनात्मक सूत्र बताना है। इसका फार्मूला होता है CH3OH, ठीक है ना। ये क्या होता है आपका मेथिल एल्कोहल होता है। तो इसका फार्मूला जब आप बनाओगे तो कार्बन की बैलेंसी होती है 4, 4 कर दोगे इस तरीके से, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ये आपका CH3 बन गया। OH है तो ऑक्सीजन का होता है 2 बैलेंसी, 2 बैलेंसी ऑक्सीजन की हाइड्रोजन, ये आपका मेथिल एल्कोहल का संरचनात्मक सूत्र हो गया, ठीक है ना। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समजातीय श्रेणी का है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा क्या है, समजातीय श्रेणी का है, ठीक है ना। चलिए तो इसको हम लोग देखते हैं कौन सा जोड़ा समजातीय श्रेणी का है। देखिए जो समजातीय श्रेणी होती हैं उनमें दो लगातार दो यौगिकों का जो अंतर होता है क्या होता है, CH2 होता है। क्या होता है, CH2 होता है, तो समजातीय श्रेणी में होता है, ठीक है। चलिए इसको चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे जो अंतर कितने का है, खाली H2 का है, यानी ये हमारा समजातीय श्रेणी में नहीं है। इसको देखेंगे तो इसमें ऑक्सीजन आ गया, ये भी हमारा समजातीय श्रेणी का नहीं है। इसको हम चेक करेंगे तो इसमें आप खाली पाओगे कि इसमें जो अंतर कितने का, खाली एक कार्बन का अंतर है। देखिए यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन, हाइड्रोजन बराबर है। लेकिन इनको अगर आप देखोगे, इन दोनों को यानी CH4 और C2H6 को देखोगे ना, मेथेन और एथेन को देखोगे, तो इनमें देखो एक कार्बन का अंतर है और 2 हाइड्रोजन का अंतर, यानी CH2, यानी 2 का अंतर आ रहा है। इसलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समजातीय श्रेणी का है, CH4 माने मेथेन और एथेन जो है किसका समजातीय श्रेणी में है। अगला है सीसा नाइट्रेट यानी लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। प्यारे बच्चों लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो देखिए लेड का जो आपका फार्मूला होता है क्या होता है, पीबी होता है। क्या होता है, पीबी होता है। और नाइट्रेट का जो होता है पीबी पे 2 प्लस होता है ना, पीबी पे 2 प्लस होता है, और नाइट्रेट पे जो होता है क्या होता है, 1 का माइनस होता है ना। जब इसका हम सूत्र बनाएंगे लेड नाइट्रेट का तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा पीबी, यहाँ पे हो जाएगा 1 क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस था, और NO3 पे क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा, NO3 पूरे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी जो हमारा फार्मूला निकल के आ रहा है प्यारे बच्चों, क्या निकल के आ रहा है, फार्मूला हमारा निकल के आ रहा है PbNO3 पूरे का होल ट्वाइस, ये हमारा फार्मूला निकल के आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेड नाइट्रेट का फार्मूला हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हमारा जाएगा, ऑप्शन ए जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ ले कि मैग्नीशियम क्लोराइड का बताओ, किसका बताओ, मैग्नीशियम क्लोराइड का अगर आपसे फार्मूला पूछे, मैग्नीशियम क्लोराइड का आपसे फार्मूला पूछे तो कैसे आप करोगे, इसको चलो देखते हैं। मैग्नीशियम पे प्यारे बच्चों होता है 2 का प्लस, Mg पे 2 का प्लस, और क्लोराइड का मतलब होता है Cl पे 1 माइनस होता है। इसको ऐसे कर देंगे आप तो आ जाएगा MgCl2, ये आपका हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो ये आपका इस तरह बन जाएगा। तो इस तरह आप आशा करते हैं आप बना लेंगे, ठीक। चलिए अगला है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। प्यारे बच्चों जो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, सबको पता है ना। पीएच स्केल जो होता है, पीएच स्केल में आप 3 बातें सिर्फ याद रखिएगा। पहली बात क्या होती है कि 7 से कम, 7 से कम क्या, 7 से कम होता है, दूसरा 7 होता है, और तीसरा 7 से क्या होता है, अधिक होता है। 7 से क्या होता है प्यारे बच्चों, अधिक होता है ना। जब 7 से कम होगा, 7 से कम पे क्या होता है, वो अम्लीय हो जाता है। क्या होता है, विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है। 7 पे क्या होता है, उदासीन होता है, उदासीन होता है। जैसे H2O जल क्या है आपका, उदासीन है। और 7 से जब अधिक रहेगा तो वो आपका हो जाता है क्षारीय। क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, क्षारीय विलयन हो जाता है। अगला है कि एंटीमनी किस प्रकार का तत्व है। तो एंटीमनी जो प्यारे बच्चों क्या होती है, उपधातु होती है। क्या होती है, उपधातु होती है। एंटीमनी किस प्रकार का तत्व है प्यारे बच्चों, तो एंटीमनी जो होती है उपधातु होती है। अगला है कि निम्न रासायनिक अभिक्रिया को पूरा कीजिए ना। तो यहाँ दे रखा है Ht कम्ल माने CH3COOH प्लस एथिल एल्कोहल C2H5OH किसकी उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा है, H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होता है प्यारे बच्चों, इस केस में इसका OH देख रहे हैं, इसका जो OH है, इसका OH और इसका H बना लेता है पानी, बना लेता है क्या प्यारे बच्चों, पानी बना लेता है, माने H2O बना लेता है, और जो ये बचता है यहाँ पे जाके जुड़ जाता है, यानी कह सकते हैं CH3COO2H5। और प्यारे बच्चों इसका नाम होता है एथिल एसीटेट। क्या नाम इसका होता है, एथिल एसीटेट इसका
प्यारे बच्चों होता है नाम। तो कह रहा है कि इसकी उपस्थिति रिएक्शन कौन सा होता है, सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, CH3 COO C2H5 प्लस H2O, ठीक है ना। ये आपका रिएक्शन बन के तैयार हो जाता है। अगला क्या है कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाती है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या कहलाती है, माइट्रोकांड्रिया, एटीपी, ग्लूकोज, पाइरुवेट। तो सही उत्तर क्या होता है आपका एटीपी होता है। क्या होता है एटीपी होता है। जो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा होती है क्या होती है प्यारे बच्चों, होती है एटीपी होती है, ठीक ना। एटीपी का पूरा नाम याद रखिएगा एंड्रोसिन ट्राइफास्फेट। मैंने क्या बताया एंड्रोसिन ट्राइफास्फेट, ट्राइफास्फेट बहुत बार पेपर में पूछा जाता है इसका पूरा नाम क्या है। तो जो एटीपी का पूरा नाम है क्या है एंड्रोसिन ट्राइफास्फेट होता है, ठीक है ना। और ये ऊर्जा का जो जीवित सेल होती है, जीवित कोशिकाएं होती हैं, उनकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। अगला पित्त रस का निर्माण किस अंग द्वारा होता है, पित्त रस का निर्माण किस अंग द्वारा होता है। प्यारे बच्चों जो हमारा पित्त रस होता है, पित्त रस का जो निर्माण होता है, इसका निर्माण कहाँ होता है, इसका निर्माण होता है यकृत में। कहाँ होता है यकृत में होता है। निर्माण कहाँ होता है इसका यकृत में होता है। पित्त रस का जो निर्माण होता है प्यारे बच्चों कहाँ होता है यकृत में होता है। तो ऑप्शन सी बी इसका ऑप्शन सही है यकृत में, ठीक है ना। पित्ताशय में क्या होता है, पित्ताशय में जो है ये संग्रहित होता है। अगर ये पूछे पित्त रस कहाँ संग्रहित होता है, संग्रहित कहाँ होता है, तो याद रखिएगा पित्त रस जो हमारा संग्रहित होता है वो होता है पित्ताशय में। कहाँ पे पित्ताशय में जो है संग्रहित रहता है। परागकोश के अंदर कौन सी संरचनाएं बनती हैं, परागकोश के अंतर्गत कौन सी संरचनाएं बनती हैं। तो क्या बनता है पराग कण बनता है प्यारे बच्चों, क्या बनता है पराग कण बनता है। तो पराग कोश के अंदर कौन सी संरचनाएं बनती हैं, पराग कण बनती हैं। अगला है कि किस पौधे में पत्तियों पर कलियां बनती हैं, किस पौधे में पत्तियों पर कलियां बनती हैं। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन सी ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम पे जो है पौधों में पत्तियों पर क्या होता है कलियां बनती हैं। अगला है कि एक लिंगी फूल का उदाहरण कौन है, एक लिंगी फूल का जो उदाहरण है वो क्या आपका है पपीता। क्या है आपका पपीता है। पपीता जो है एक लिंगी फूल का क्या होता है उदाहरण होता है। क्योंकि पपीते पे जो होता है प्यारे बच्चों, पपीते पे जो है नर और मादा फूल जो होते हैं, नर और मादा फूल क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। यानी नर फूल जो होता है अलग होता है और मादा फूल क्या होता है आपका अलग होता है। इसलिए क्या हो जाता है एक लिंगी फूल होता है क्या आपका पपीता। एक स्वस्थ मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो 80 से 120 एमएम पारे के दाब के क्या होता है बराबर होता है। जो सामान्य एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्त दाब होता है, ब्लड प्रेशर होता है वो 80 से 120 मिलीमीटर एमएम एच जी मानी पारे के बराबर होता है, मिलीग्राम पारे के क्या होता है बराबर होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 120 और 80 ना, 120 से लेके 80 तक। निम्न में से कौन सा एक सही आहार श्रृंखला बनाता है, कौन सही आहार श्रृंखला बनाता है, ठीक ना। तो देखिए बकरी, बकरी को गाय खाती है, बकरी को कौन खाता है गाय खाता है नहीं। घास को मछली खाती है, ठीक है, मछली को बकरी खाती है ये भी सही नहीं है। अगला देखो घास, घास को गेहूं खाता है नहीं। देखो घास को क्या होता है बकरी खाती है और बकरी को क्या करता है मनुष्य खाता है। तो ये बात क्या है सही है, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन कौन सी हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।